हाँ, so put the heading various measures of national income. Various measures of national income. First, GDP. Various measures. So first one is GDP, gross domestic product. Second, GNP, gross national product. Gross national product. Then third, net domestic product. Net domestic product. Then NNP, net national product. Net national product. Then national income. Then personal income. Then personal disposable income. Personal disposable income. So first GDP, gross domestic product. Second, gross national product. Then net domestic product. Net domestic product. Then net national product. Net national product. Then national income. National income. Then personal income. And then personal disposable income. Clear? Then yesterday we have started the GDP, gross domestic product, and also we have discussed the national income. So if you'll discuss about the GDP, gross domestic product, so GDP is what? It is the money value of all final goods and services produced in a country within a financial year. That means एक अपने इंडिया के टेरिटरी के अंदर पूरे एक साल में जो आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका जो फाइनल वैल्यू है, यानी उसका जो फाइनल प्राइस है, इसकी अगर बात करें तो वही क्या है, हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। दैट मीन्स क्या, अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में आपको चार चीजें दिखाई देगा। तो चार चीजें क्या दिखाई देगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल मॉनेटरी वैल्यू। टोटल मॉनेटरी वैल्यू पहला आपको जो दिखाई देगा, टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो है आपको दिखाई देगा। सेकेंड थिंग जो हमें दिखाई देगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये आपको दिखाई देगा। एक चीज आपको दिखाई देगा विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाई देगा। और एक चीज और क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ये चार चीजें जो है आपको जीडीपी के डेफिनेशन में क्लियर कट आपको दिखाई देगा। दैट मीन्स की जो जीडीपी है वो चार चीजों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? टोटल मॉनेटरी वैल्यू। किसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विस का। किसके अंदर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, कितने सालों के लिए? तो एक सालों के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्लियर हो जाएगा। नाउ विल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीडीपी में हमारा क्या ऐड होगा, क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐड होगा, इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, इंटरमीडिएट गुड्स यानी ऐसे गुड्स जिसका फर्दर और यूज हो सकता है, तो उसको जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं? अगर इंटरमीडिएट गुड्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि हमारे जीडीपी का रियल डेटा जो हमारे सामने नहीं आएगा, यानी कि हमारे सामने क्या हो जाएगा, डेटा का जो हम लोग कह सकते हैं ना, डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो पहला जो आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी में हम क्या ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हाँ, तो मैंने बताया टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो है ये आपको ऐड होगा।
और एक चीज और, अपने जो कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में क्या होता है कि याद रखिएगा कि जैसे हमारे जो होम मेकर है, हमारे जो माँ लोग है ना, जो ये काम करती है, क्या इसका वैल्यू ऐड होता है? नहीं ऐड होता है, प्लीज याद रखिएगा। तो कोई भी नन मॉनेटरी वैल्यू ऐड नहीं होगा। तो जो एक चीज याद रखना है, क्या नन मॉनेटरी वैल्यू ऐड आपका नहीं होगा। सो नन मॉनेटरी वैल्यू आपका जीडीपी में ऐड नहीं होता है। सिर्फ क्या ऐड होता है? मॉनेटरी वैल्यू जो है ये आपका ऐड होता है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फाइनल गुड्स, मैंने बता दिया। इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होता है, ये भी याद रख सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स ये आपको ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड्स आपको ऐड नहीं होता है। देन उसके बाद सर्विसेज जरूर, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बताया, तो सर्विस का भी फाइनल प्रोडक्शन वाला ऐसा सर्विस जो ऐड नहीं होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो ये सर्विस ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्यों? क्योंकि दैट इज नॉन मॉनेटरी वैल्यू। ओके, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, अ, ये हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो सर्विस में भी क्या होता है कि हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था टेंजिबल इंटेंजिबल, है ना, तो आपको याद रखना है सर्विस ऐड होगा लेकिन नॉन मॉनेटरी सर्विस ऐड नहीं होगा। आप फ्री में कितना भी पढ़ा लो, फ्री में किसी का इलाज कर लो, अगर ऐसा कोई भी सर्विस जिससे मनी नहीं आता है तो आपका जीडीपी में ऐड नहीं होगा। क्लियर है? चाहे आप 1 घंटे पढ़ाने का कितने भी चार्ज करते हो, लेकिन आप उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। तो जीडीपी में वही ऐड होगा जहां से क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स जहां से आपका मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी या मनी जो है जनरेट होगा। इतना आपको जरूर याद रखना है। डोमेस्टिक टेरिटरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फाइनेंशियल ईयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी शुड ट्राई टू डिस्कस अबाउट द रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। यार हैंग हो गया। हेडिंग डालिए रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब आपको ध्यान रखना है, नॉमिनल जीडीपी मीन्स व्हाट? एट अ मार्केट प्राइस। दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी में आपका इन्फ्लेशन ऐड होता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा? महंगाई ऐड होगा। नॉमिनल जीडीपी में आपका जो इन्फ्लेशन है वो ऐड रहता है। रियल जीडीपी में क्या होगा? रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रियल जीडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बेस ईयर, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। ओके, तो मैं लिखवा देता हूं डिफरेंसेस, 2 कॉलम बना लीजिए, बता देता हूं। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल यानी कि अभी हमारा जीडीपी क्या है? हमारे जीडीपी अभी आप एक चीज देखोगे, आज जो 100 रुपया है उसका 5 साल बाद जाकर के क्या वही वैल्यू रहेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ मनी वैल्यू, यानी आपके पैसों में महंग। आज एग्जांपल देता हूं, आज ये पेन 10 रुपये हम लोग खरीद सकते हैं, नेक्स्ट ईयर महंगा हुआ 2 रुपये, महंगा हो गया 12 रुपये में। तो अब इसका जो है अगर मनी का वैल्यू देखेंगे, परचेजिंग पावर तो कम हुआ। परचेजिंग पावर मतलब हम खरीदने की क्षमता, पहले 10 रुपये में खरीद सकते थे, अब ज्यादा पैसा देना होगा ना। तो एक ही पेन को खरीदने के लिए हमें अब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा है। दैट मीन्स कि महंगाई हुआ है। तो महंगाई जब होता है तो हमारा पैसा जो है, मनी का जो वैल्यू है या मनी का जो परचेजिंग पावर, खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि मनी की जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि जो जीडीपी को अभी अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारा जीडीपी 100 रुपया है, ठीक है। अब इस 100 रुपये में इन्फ्लेशन भी तो होगा ना। लेट्स टेक एग्जांपल, नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग बात करते हैं 100 रुपीज, 100 था हमारा जीडीपी, आज ही हमारा 110 रुपये है। तो अगर अभी नॉमिनल का एग्जांपल लेंगे तो बोलेंगे 110 रुपये हमारा जीडीपी है। लेकिन इस 110 रुपये में हो सकता है ना कि महंगाई भी हुआ हो, ठीक है। लेट सपोज कि हम लोग बात करते हैं 10% महंगाई हुआ नेक्स्ट ईयर के मुकाबले। अब 10% अगर 100 का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 10, फिर बराबर जीडीपी कितना हो जाएगा? 100 ही रहेगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी दिखने में कितना लग रहा है? 110 रुपये,
लेकिन रियल मायने में देखेंगे तो क्या होगा कि 100 ही है। क्यों? क्योंकि उसमें महंगाई ऐड है, तो ये नॉमिनल होगा, महंगाई हम हटा देते हैं तो आपका रियल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो लिखिएगा, 2 कॉलम बना लीजिए। नॉमिनल जीडीपी, पहले रियल जीडीपी लिखे या नॉमिनल? रियल। तो लिखिएगा, जीडीपी मेजर्ड एट कांस्टेंट बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर माना जाता है, होता क्या है? बेस ईयर को हम लोग बेंचमार्क ईयर या रेफरेंस ईयर भी कहते हैं, यानी इस साल के बाद क्या चेंज हुआ। लेट सपोज हमारा बेस ईयर जीडीपी का आपका 2022 2023 हो गया है, तो इस साल के बाद क्या चेंज हुआ। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। यस, जो जीडीपी मेजर्ड एट कांस्टेंट बेस ईयर, नॉमिनल जीडीपी में, जीडीपी मेजर्ड एट करंट ईयर मार्केट प्राइसेस, जीडीपी मेजर्ड एट करंट ईयर मार्केट प्राइसेस, करंट ईयर मार्केट प्राइसेस। रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड। नॉमिनल रियल जीडीपी मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट क्योंकि रियल डेटा हमें देता है। नॉमिनल जीडीपी लेस एक्यूरेट, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को ये एडजस्ट नहीं करता है। और दो चीजें हम लोग को समझना है, एक है आपका मार्केट प्राइस, एक है आपका फैक्टर कॉस्ट। अब ये थोड़ा आप लोग समझाने की कोशिश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा मार्केट प्राइस? ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करिए, ट्राई टू इलेबोरेट, मार्केट प्राइस होगा क्या? क्या होता है? मार्केट प्राइस वही प्राइस होगा ना जिसपे हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, जिसपे कंज्यूमर जो है मार्केट से चीजों को खरीदता है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो मार्केट प्राइस का सिंपल मतलब कि एट विच कॉस्ट कंज्यूमर परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस का मतलब कि ऐसा रेट जिस रेट पे कंज्यूमर, ठीक है, क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को मार्केट से खरीदते हैं। तो अगर आप लोग चिप्स खाते हो, खाते हो ना कि नहीं खाते हो? खाते हो, ठीक है, तीखा वाला चिप्स है ना, एक लाल क्या आता है ना, मिर्ची वाला चिप्स, तीखा वाला। ठीक है, अब ये जो चिप्स है हम लोग 10 रुपए में खरीदते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 5 का भी होगा, 10 का भी होगा, 20 का भी होगा, ज्यादा भी होगा। अब इस 10 रुपये में क्या क्या ऐड होगा? फैक्टर कॉस्ट तो ऐड होगा ही, जो उसको बनने में जो खर्चे आए, प्लस इसमें टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये ऐड होता है। ओके, ये याद हमें रखना है। हो सकता है इस चिप्स को प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे दे कि ठीक है, जो कंज्यूमर इतना परचेज नहीं कर, मतलब 10 रुपये नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हम 2 रुपये सब्सिडी देते हैं। 2 रुपये सब्सिडी उन्होंने कंपनी को दे दिया, तो आपका क्या, इसका प्राइस 8 रुपये। लेकिन अभी भी ये क्या है, 8 रुपये मार्केट प्राइस है। तो हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस में क्या होता है, आपका गुड्स एंड सर्विस का जो फैक्टर कॉस्ट है, जो वैल्यू है, वो तो होगा ही, प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी,
अभी जितने भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है, जीएसटी ऐड होता है और हो सकता है उसमें सब्सिडी भी ऐड हो। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ऐसे प्राइस जिस प्राइस पे आपके कंज्यूमर जो है क्या करते हैं, मार्केट से गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं। और मार्केट प्राइस में क्या ऐड ऑन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस आपका सब्सिडी जो है ऐड होता है। ओके, तो लिखिएगा मार्केट प्राइस, market price is the price that a consumer is the price that a consumer pays for the product, pays for the product while purchasing it from, while purchasing it from the sellers, from the sellers, full stop. It is the price at, it is the price at which the units are sold, which the units are sold in the economy, in the economy, taking into effect, taking into effect the indirect taxes and subsidies. नाउ अब आते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो डिफरेंट फैक्टर्स जो लगते हैं, जैसे आपके बात कर लीजिए कि रेंट की अगर हम बात करते हैं, वेज की अगर बात करते हैं, इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो प्रॉफिट जो हम लोग बात करते हैं। और इसमें एक चीज़ हम लोग और भी कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में हो सकता है, वैसे फैक्टर कॉस्ट में जब गुड्स एंड सर्विस बनता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, पहले होता था वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें नहीं जाएंगे। यानी कि जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विस जाता है तब जाकर के जो आपके टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम लोग बात करते हैं, जैसे जीएसटी के एग्जांपल, जब वो बिकने जाता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 4 फैक्टर जो है फैक्टर्स को देखा जाता है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे कि कुछ चीजों को कहते हैं करने के लिए कंपनी को मदद कर दे, सब्सिडी दे दे। तो फैक्टर कॉस्ट में कई बार क्या हो सकता है, आपको सब्सिडी दिखाई दे सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट हुआ ऐसा कॉस्ट, यानी कि ऐसे गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, जिसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चे आए हैं, ठीक, वही हमारा क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, आपका फैक्टर कॉस्ट होगा। तो फैक्टर कॉस्ट को हम लोग फॉर्मूला देते हैं, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, दैट इज नोन एज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो फैक्टर काम करता है या फैक्टर का जो फैक्टर मतलब हो सकता है रॉ मटेरियल पे जो खर्चे हो रहे, लेबर वहां पे जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको हो रहे, प्रॉफिट भी देखा जाएगा, या इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसको इंटरेस्ट भी वापस करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखना है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि आपका मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो लिखिएगा factor cost, it refers to the cost of, it refers to the cost of factors of production, factor of factors of production
दैट इज इनकर्ड, INCU, इनकर्ड मीन्स उसका खर्चे होना, इनकर्ड लागत, INCU डबल RED, incurred by a firm, incurred by a firm when producing goods and services. फुल स्टॉप। फैक्टर कॉस्ट एफसी लिखिए, फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST, like GST, comma, but subsidies received are, but subsidies received are included in factor cost, included in factor cost, as these are direct inputs into the production, as these are direct input into the production. तो फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नोट, NOT नोट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स, समझते हो आप लोग? ट्रांसफर पेमेंट्स होता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, जो सब्सिडीज देती है, ठीक है, यानी ट्रांसफर, या जैसे लेट सपोज मैं आपको फ्री में कोई पैसा जो है दे दूं, ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसा होता है जहां पे ऐसे पेमेंट्स जिससे गुड्स एंड सर्विस का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होगा, तो ट्रांसफर पेमेंट्स होता है ऐसे पेमेंट्स जिससे कोई भी गुड्स एंड सर्विस का परचेज नहीं होता है, यानी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि आप समझ लो कि गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि आप अगर किसी को जाओ हेल्प कर दो पैसा, ठीक है, दुकान वाले को जाके दे दो कि रख लो ये पैसा आप, तो ट्रांसफर पेमेंट है। उसके बदले अगर आपको चीजें खरीदते नहीं हो तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, गिफ्ट्स आ सकते हैं, डोनेशन आ सकता है, ओल्ड एज या डिसेबिलिटी जो पेंशन है, जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, ठीक है, स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। देन उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्या क्या होता है, कंपनसेशन देती है, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। और जब हम ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करेंगे तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाँ, जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, अभी हम लोग ये डिस्कस किए नहीं है, बता देता हूँ, बट एक चीज अभी याद रखिएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। सरकार ने आपको जो पैसा दिया है आप उसका तो खर्चे करोगे ना, आप थोड़े रखे रहोगे। स्कॉलरशिप दिया है तो उससे तो आप कुछ अपने बुक्स परचेज करो, इसको स्कूल के या कॉलेज के फी जो है पेमेंट करोगे, ठीक ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल
इनकम। ओके, तो लिखवा देता हूं ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्लियर हुआ होता क्या ट्रांसफर पेमेंट, क्या होता बताओ, आप ही बताओ चलो। फ्री में देता है गवर्नमेंट, टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। और अभी मैंने क्या समझाया आप लोग को, आप बताओ परिणामी क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट। मैं तो ये तो एक एस्पेक्ट बताया उसका, आप बताओ वर्षा। यस, विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट्स होगा। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट, उसके बाद मैंने बोला कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट दे आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। तो लिखिएगा ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलैटरल पेमेंट्स, यूनिलैटरल मतलब एक तरफ से, यूनिलैटरल पेमेंट्स corresponding to CORRESPONDING, corresponding to which there is no exchange, which there is no exchange of goods and services in the economy, in the economy. So we have discussed what is the transfer payment. Transfer payment means क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट्स का सिंपल मतलब होता है ये एक यूनिलेटरल है, दैट मींस एक तरफ से गवर्नमेंट हमें देती है, हम गवर्नमेंट को कुछ देते क्या, नहीं देते। स्कॉलरशिप कौन दिया, गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब क्या होगा, जहां पे गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये यूनिलेटरल होगा। ठीक है, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स के अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो गिफ्ट्स होता है, डोनेशन होता है, स्कॉलरशिप होता है, जो ओल्ड एज के जो पेंशन जो है ये मिलते हैं, ये सारे आपका क्या हो जाएगा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, सो पुट, हाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन ये कहीं से आना चाहिए। ठीक है, कोई जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें मदद कर दे, ठीक है, भारत को मदद कर देगा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन पेमेंट हो जाएगा वो। ठीक है, सॉरी ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा वो, लेकिन भारत सरकार उसका तो यूज करेगी ना। ठीक है, तो इस हिसाब से, तो एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल्स आर गिफ्ट्स, कॉमा डोनेशन, कॉमा ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पेंशंस, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पेंशंस, कॉमा स्कॉलरशिप्स, कॉमा अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, full stop. Next point, transfer payments are not included, transfer payments are not included in national income, comma but they are included in personal income, but they are included in personal income. Just a minute, our, so transfer payments are unilateral payments, transfer payments are unilateral payments corresponding to which there is no exchange, which there is no exchange of goods and services in the economy, there is no exchange of goods and services in the economy. Examples, gifts, donation, old age or disability pensions, scholarship,
unemployment compensation, and transfer payments are not included in national income, comma, but they are included in personal income and are taxable, टैक्स लगता है. Now, next term is capital output ratio. Capital output ratio. What is the meaning of capital output ratio? If we'll discuss about the capital output ratio, एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हम लोग क्या है, एग्जांपल लेते हैं आप ही लोगों से, ठीक है. यहाँ पे सारे लोग बैठे हो, सारे लोग का एग्जाम जो है क्रैक हो जाता है, ठीक है. तो आप लोग टॉपर बनते हो, तो इस सारे टॉपर को हम लोग क्या देखें, हम लोग का तो खर्चा हुआ होगा ना, हम लोग का टाइम गया होगा. तो इस हम लोग क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि एक टॉपर को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो इसे हम सिंपल इकोनॉमी में कन्वर्ट करें तो क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है जब कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो आपके कैपिटल जो मतलब जो चीजें प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जो चीजें प्रोड्यूस किया जाता है, लेट्स सपोज 100 चीजें प्रोड्यूस किया गया, तो उसमें से एक चीजों को प्रोड्यूस करने का खर्च कितना हुआ, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा कि एक यूनिट का प्राइस, ठीक है. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल याद रखिएगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ही होता है प्राइस ऑफ वन यूनिट. हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ वन यूनिट. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का एग्जांपल होता है कैपिटल, सॉरी, फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय जो टोटल आपके जो सामान प्रोड्यूस हुए हैं उससे अगर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आपका कैपिटल आउटपुट. तो ये हो जाएगा आउटपुट टोटल. तो लिखवा देता हूं, लिखिएगा कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो is the amount of capital needed, is the amount of capital needed to produce one unit, to produce one unit of output, to produce one unit of output. Note, annotate note, capital output ratio is equal to capital output ratio is equal to capital divided by output, capital divided by output, capital divided by output. So that is capital output ratio. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये इन चीजों कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या दिखाता है कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये इन चीजों को भी दिखाता है, ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिए या लो कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिए इकोनॉमी के लिए, लॉजिक, लो, क्यों लो चाहिए, गुड. यानी कि अगर हम बात करते हैं हमेशा इकोनॉमी में लो आउटपुट रेशियो जो है आपका डिजायर होता है, ठीक है. अगर हाई होगा दैट मींस कि एक चीजों को प्रोड्यूस करने में बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि उस खर्चे को कम करना होगा ना. तो इकोनॉमी में हमेशा लो आउटपुट रेशियो की जो है बात होती है या वो डिजायर होता है. तो नोट करके लिख लीजिए, अ लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, a low capital output ratio is always desired. अब होता है नेक्स्ट वन है आपका ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक एडिशनल यूनिट को बनाने में क्या खर्चा हो, इनके मतलब नेक्स्ट, दैट मीन्स एडिशनल यूनिट को बनाने में जो खर्चा होगा दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. इसको बस इतना याद रखना है कि एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, ओके. तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो लिख लीजिएगा, it indicates
additional unit of capital. It indicates additional unit of capital or investment. Additional unit of capital, पैसे या investment needed to produce an additional unit of output. एडिशनल आप चीजें अगर बनाओगे, आउटपुट करना है, तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. ओके, सो एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो इंक्रीमेंटल में आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इंक्रीमेंटल का मतलब ही क्या होता है, एडिशनल. तो मैंने लिखा है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इंडिकेट्स एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल or investment needed to produce an additional unit of output. अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, इज आर कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. क्या जो कैपिटल गुड्स होते हैं क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स होता क्या है, बताया था ना, जैसे दूसरी चीजों का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो आप बताओ क्या कैपिटल गुड्स है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है? हुँ? नहीं बताओगे तो मैं भी चुपचाप खड़ा. जल्दी बताओ, होता है? आप लोग बताओ, होता है? आप बताओ रितेश. प्रणामी, इस लाइट से ना बहुत दिक्कत होता है. हाँ रितेश, आप नहीं बता. प्रणामी, आर कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? प्रियंका, सोचो, जल्दी से सोचो. माइंड में लो ना, एग्जाम्पल लो और कोशिश करो. आपके सामने भी यहाँ पे क्या क्या है कैपिटल गुड्स, नोट माइंड में सोच लो, मैं पूछूंगा अभी. सारे आगे पीछे सब कुछ घुमा करके देख लो कैपिटल गुड्स क्या है. कंजन, बताओ. यहाँ पे बताओ कौन कौन सा है कैपिटल गुड्स. सारा. हम्म. हम्म. ठीक है. कैमरा, बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल गुड्स है. अब बताओ ये क्या इंटरमीडिएट गुड्स है? कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. इस सब का तो फाइनल यूज हो रहा है, बन चुके हैं. अब इसमें क्या हम मॉडिफाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे स्टिकर लगा देंगे, यहाँ पे फुल लगा देंगे, ये नहीं. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है. तो लिख लीजिए एडिशनल पॉइंट्स. कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. फुल स्टॉप लिखवा देता हूं पूरा लाइन. कैपिटल गुड्स सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. कैपिटल गुड्स सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, comma, they themselves do not get transformed. They themselves do not get transformed. Full stop. They remain with their producer slash manufacturers. AMANUFACTURERS.
मैन्युफैक्चरर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स स्लैश सर्विसेज। क्लियर है? नाउ सो हमने ये डिस्कस कर लिया कि कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, देयर इज टू थिंग्स, फ्लोज वर्सेस स्टॉक, FLOWS, फ्लो। आप लोग का परसों इकोनॉमी का सॉरी हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, क्वेश्चन है? कितने मार्क्स आए? क्या रिजल्ट नहीं है? रिजल्ट नहीं है? उसका OMR होगा ना, उससे सर ले लिए? सब्जेक्टिव भी थे दोनों? क्वेश्चन नहीं है? कोई बात, भेजिएगा क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है? कितने क्वेश्चन लगा पाए थे आप लोग? मेंस का क्या क्वेश्चन था? सिपोई म्यूटनी एंड मॉडरेट्स, ठीक है। तो लिख नहीं पाए आप लोग? दो ही लिखना था ना? कितना लिखना था? चार? कितने घंटे में? 1.5 घंटे का था ना? 30 MCQ और चारों, ठीक है। चलिए, तो नाउ विल हैव टू डिस्कस फ्लोज वर्सेस स्टॉक। नाउ अगर हम बात करेंगे, फ्लोज क्या होता है कि एक फ्लो होता है ना, चलते रहना चलते रहना, आपका पढ़ाई का भी फ्लो होता है, ठीक है? तो फ्लो की अगर हम लोग बात करेंगे कि एक हो सकता है कि वीक, मंथ, ईयर, जीडीपी में फ्लो है, ठीक है? जैसे ईयरली बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि जीडीपी के आज का, पूरे साल की हम बात ही नहीं करें, ठीक है? आगे आने वाले साल में क्या होगा, आगे आने वाले मंथ में क्या होगा, उसकी हमें बात नहीं करना है। फ्लोज क्या होता है? एक आपका कंटिन्यूअस में, ठीक है? और जो स्टॉक क्या हो जाएगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? तो ये हमें ध्यान में रखना है। फ्लोज बहते रहना, नदी बहती रहती है, बहती रहती है, ठीक है? ये हम बात करेंगे। नदी पर्टिकुलर एक जगह पे कितना बहती है, ठीक? आपको वैसे समझा देता हूं। फ्लोज का मतलब होता है एक समय, ठीक है? समय मतलब जैसे चलते रहना, चलते रहना। फ्लो मतलब होता है चलते रहना, ठीक है? जैसे कि एक वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, जैसे कि साल हो सकता है, ठीक है? और स्टॉक की बात करेंगे तो पर्टिकुलर टाइम पे। फ्लोज का मतलब क्या है कि पूरे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या नॉलेज होगा, और आज के समय में आपका क्या नॉलेज है, दैट इज स्टॉक, ठीक है? अब इसको जब हम स्टॉक जब आएंगे शेयर मार्केट में तो बताएंगे टोटल शेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोज लिखिएगा, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
हम्म। कैसे कैपिटल मतलब फाइनल बन चुका है, जैसे ये अब बन चुका है, इसमें हम कोई उसमें वो नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? हाँ हाँ। 5G को फिर आपको उसमें मोबाइल को अपग्रेड करना होगा, लेकिन फिर आपने अपग्रेड जो ऐड किया है वो जाकर के उसमें ऐड ऑन होगा जीडीपी में। पूरे मोबाइल का जो आप अपग्रेड से पहले का तो पहले ही ऐड ऑन हो चुका है, अब अपग्रेड जो करेंगे वो अपग्रेड ऐड होगा जीडीपी में। ठीक है, लेकिन कैपिटल गुड्स का मतलब ही होता है कि वो आपका फाइनल रेडी है, अब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, रेडी टू यूज। ठीक है। एक मिनट। हम्म, तो फ्लोज हो गया आपका, डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल, फुल स्टॉप, फॉर एग्जाम्पल, कॉमा, मंथली और ईयरली इनकम, मंथली और ईयरली इनकम, कॉमा, आउटपुट। बेसिकली इसको हम जो कैलकुलेट फ्लो मतलब ऑन अ बेस ईयर या रेफरेंस ईयर के उस चीजों पे। ठीक है। स्टॉक्स, नेक्स्ट लिखे, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ, stocks are defined at a particular point of time, particular point of time. For example, assets value, assets value, comma, inventory on a particular day, just like 1 जनवरी को क्या है, 1 फरवरी को क्या है, ठीक है, 10 फरवरी को क्या है। तो आपको बस याद रखना है, फ्लोज मतलब ऑन अ रेफरेंस ईयर, एक ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस भी हो सकता है, लेकिन मंथ में अगर पर्टिकुलर अगर डे लेंगे तो हो जाएगा स्टॉक्स। क्लियर। अब जो रियल चीजें हम लोग को स्टार्ट करना था, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वेलफेयर जीडीपी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट मेजर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को जो ध्यान में रखना है कि ये टोटल वैल्यू एंड, जो हम लोग को ध्यान में बता देता हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी किसी एक देश के नागरिकों के द्वारा। ठीक है, नागरिक मतलब उसके अपने नागरिकों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा उसका जो फाइनल वैल्यू होगा दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जीएनपी इक्वल टू व्हाट, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जब मैंने आपको जीडीपी बताया था तो जीडीपी में ये बताया था कि अपने इंडिया में फॉरेनर्स भी हैं, ठीक है, नॉन सिटीजन भी है एंड सिटीजन भी है। ठीक है, अपने इंडियंस का भी इनकम है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, जब जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या, हमारे लोग जो बाहर रहते हैं, जो दूसरे दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी तो रेमिटेंस भेजते हैं ना। मैंने आप लोग को जब पॉलिटी पढ़ा तो कई बार बोला था कि रेमिटेंस में इंडिया का नंबर 1 रैंक है। ठीक है, तो आपको जो ध्यान में रखना है कि जब किसी देश के नागरिकों के द्वारा, ओनली बाय द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा उसका जो फाइनल वैल्यू होगा दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप देखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री।
okay, by the citizen of any country and in a financial year, that is GNP, gross national product. So production by those Indians who are living in India or production by those Indians who are living abroad, both will be included in GNP. यही तो समझाया मैंने कि अपने सिटीजन के द्वारा, और हमारे सिटीजन सिर्फ इंडिया में नहीं है, चांद पे भी हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमारे सिटीजन क्या है कि विदेशों में भी है, तो अपने सिटीजन के द्वारा जो भी आपका गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाएगा उसका जो फाइनल वैल्यू होगा दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब ग्रॉस में याद रखना है, जब अगर हम लोग, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। नेट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, अभी आएंगे उसके ऊपर। यहाँ पे हम लोग को जो ध्यान में रखना है कि आपका जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अपने टेरिटरी के अंदर जहां पे फॉरेनर्स ये सब हैं, ग्रॉस मतलब सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये तो क्लियर होगा। तो फॉर्मूला क्या है? जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्यों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एग्जांपल देता हूं, अपने इंडिया में फॉरेनर्स हैं और अपने इंडियन के लोग भी बाहर हैं, तो फॉरेनर के, सॉरी ऐसे, फॉरेनर इनकम लिख देता हूं, या हम लोग कहते हैं सिटीजन इनकम माइनस फॉरेनर इनकम, वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज से आपको याद रखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? हमारे सिटीजन के द्वारा भेजा गया पैसा या उनके द्वारा अर्न किया गया पैसा जो विदेशों में होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, हाँ माइनस होता है तो नेट निकलता है, नहीं तो ये वही रह जाएगा। ठीक है, अभी बता देता हूं, लिखिएगा GNP is an estimate of, GNP is an estimate of total value of, total value of all the final products and services, all the final, total value of all the final products and services turned out, turned, T-U-R-N-E-D, turned out in a given period by the, in a given period by the means of production, by the means of production owned, O-W-N-E-D, owned by countries resident। GNP इजकल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए, GNP इजकल टू GDP प्लस, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अपने जो इंडिया में, इसका मतलब सिंपल हो गया ना कि आपका जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन के द्वारा। ठीक है, तो जीडीपी किसको बताता है? जीडीपी ज्योग्राफिकल एरिया को बताता है। जीएनपी किसको बताता है? नेशन को बताता है। ये तो क्लियर है, कोई डाउट? अब याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हमने लिखा और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो समझाया, तो उसमें मैंने बताया कि फॉरेनर्स की इनकम जो अपने इंडिया में है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के ये आपका सिटीजन ऑफ इंडिया का इनकम होगा। ठीक, अब यहां से तो जीएनपी में क्या हो जाएगा? दे आर ऑल्सो फोर थिंग्स इन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपका टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय सिटीजन्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? नाउ अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
अब आप लोग अपना आंख बंद करके आंसर दो, बताओ जल्दी बताओ। हम्म। नहीं पता। जैसे मन हो वैसे बताओ। कि सिर्फ सिटीजन के द्वारा, मतलब सिर्फ उस देश के नागरिकों के द्वारा, ठीक है। जो ऐसे बोलेंगे, सिटीजन के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, उसका जो फाइनल वैल्यू है एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी इंडिया के टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो यानी एक आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वही ज्योग्राफिकल बेस्ड, टेरिटरी बेस्ड जीडीपी है, और यहाँ पे सिटीजन बेस्ड हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा, यानी नेशन बेस्ड हमारा ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी में हमारा सिटीजन प्लस फॉरेनर्स के इनकम इंक्लूड होते हैं, और भी सिर्फ भारत के सीमा के अंदर, ठीक है। अब भारत का सीमा का मतलब सिर्फ भारत का सीमा नहीं, भारत का सीमा दूसरे कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। एम्बेसी हाउस है, या हमारा समुद्रों में जो आपका नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, फिर 24, और आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि दे आर डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड जीएनपी, ओके। नेट फैक्टर इनकम जो हमारा क्या हो जाएगा कि नेट फैक्टर इनकम जो है डिफरेंस बिटवीन द इनकम अर्न बाय द सिटीजन, ओके, ऑफ अ कंट्री अब्रॉड एंड इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स इन द कंट्री। क्लियर हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद यानी कि जीएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई डाउट? बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। क्या होगा डेप्रिसिएशन? हम्म। बाहर के क्यों? वो अमेरिका वाला तो अमेरिका के लिए होगा। हाँ, इंडियन का ही, मतलब इंडिया में जो रह करके काम करते हैं या कोई कंपनी है, ठीक है। हाँ, बताओ बताओ। डेप्रिसिएशन मैंने बताया है आप लोग को, एग्जाम्पल दिया था मोबाइल का, कि आज ही मोबाइल खरीदो कल जा करके बेचो। क्या होगा डेप्रिसिएशन? ओके। और हम्म, किस चीज में डेप्रिसिएशन होगा? हाँ, या कैपिटल गुड्स में? कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन होता है। एग्जाम्पल ले लो ना, कितने सारे चेयर टूट करके वहां रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कितने, हो सकता है कुछ साल में जाके ये खराबी हो जाए, तो डेप्रिसिएशन होगा हमेशा कैपिटल गुड्स में, ठीक है। डेप्रिसिएशन का होगा कैपिटल गुड्स में। दैट मीन्स कि समय के साथ जो कैपिटल गुड्स का या एसेट्स, ये बिल्डिंग है, जब बना था तब और आज इसका क्वालिटी खराब हुआ होगा, ठीक है। चारों साइड से हो सकता है कि गिरने वाला भी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक। तो हमेशा कैपिटल गुड्स या एसेट्स में हम लोग बात करते हैं क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है समय के साथ उस कैपिटल गुड्स या एसेट्स का क्वालिटी में टीयर एंड वियर होना, दैट मीन्स खराब होना, यानी उसका वैल्यू डिक्रीज होना, ओके, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो लिखिएगा हेडिंग डेप्रिसिएशन, डीईपी, RECIA, RECIATION, depreciation. It is the decrease in the, it is the decrease in the value of, it is the decrease in the value of capital goods and assets, capital goods and assets over time, over time, due to wear and tear, due to wear and tear, घिसना पिटना, फुल स्टॉप।
लिखिएगा, it is also known as the consumption of fixed capitals. Consumption of fixed capitals. यानी मशीनरी, बिल्डिंग्स, इस सब का क्या होता है, समय के साथ इसका वैल्यू डिक्लाइन या क्वालिटी डिक्लाइन जो है आपका होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होता है, मशीन चाहिए होगा, आपका बिल्डिंग चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तो आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आएंगे अभी, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस का तो बात हमने कर लिया, ठीक है। अब नेट की बात करेंगे। नेट की अगर आपको नेट निकालना हो, ठीक है, यानी कि जैसे जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन कर दोगे, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज नोन एज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर है? ओके, तो लिखते चलिए। फर्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा जीएनपी। तो वहां पे हमने एन एन सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। हम लोग ने डिस्कस किया था मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, याद होगा आप लोग को, है ना। तो मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे कंज्यूमर जो है आपको क्या करता है, परचेज करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था कि जो मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कुछ चीजें अब हम लोग को डिस्कस करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इन चीजों को हम लोग को डिस्कस करना है वन बाय वन। तो पहला है हमारा प्रोडक्शन, ये तो अपना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि दे आर थ्री मेजर्स, दे आर थ्री मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अभी आगे आएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन मेथड, जो टोटल कितने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, लिखने की कोई जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। इनकम मेथड, टोटल इनकम कितना होता है कंट्री का। एक्सपेंडिचर मेथड, कितना कंट्री जो आपके खर्च कर पाती है, ठीक है। अब इसी में प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में याद रखिएगा कि आपका क्या होता है कि गुड्स विच आर फर्दर यूज इन प्रोडक्शन कॉल इंटरमीडिएट गुड्स, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि जीडीपी डबल हो सकता है या जीडीपी का रियल पिक्चर हमारे सामने नहीं हो सकता, डबलिंग ऑफ डेटा हो सकता है। ओके, उसके बाद इसमें और एक चीज होना चाहिए था, ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा, या जीडीपी एट मार्केट प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी लिखा हुआ है,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू व्हाट, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस, आपको ये बस ये ध्यान में, जीडीपी का अगर मार्केट प्राइस की बात करेंगे कि जीडीपी, ओके, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिखिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ, the market value of all final goods and services, market value of all final goods and services produced within a domestic territory of a country and domestic country, domestic territory of country भी लिख सकते, domestic country भी चलेगा, and measured in a year। लिखिएगा फॉर्मूला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसे लिखना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे, जीडीपी, सॉरी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे लिखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मार्केट प्राइस बताया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू व्हाट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, ओके, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी हो जाएगा, और उसमें से माइनस क्या कर देना है, सब्सिडीज। सो दैट इज नोन एज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर हम लोग चीजों को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इतना क्लियर है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब सिंपल याद रखिए कि जीडीपी एट, ये रखना होगा, एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब आते हैं, सभी का पहले मार्केट प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये ब्रैकेट छोटा सा यहां होगा, मार्केट प्राइस इक्वल टू, आप लोग बताओ कि क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने निकाला, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब आप बताओ एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो लिख लीजिए, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देन जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू, बताओ, माइनस सब्सिडी, लिख लीजिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देन एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, net national product at market price equal to NNP at factor cost plus indirect tax minus subsidies।
अब आ जाते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस, ब्रैकेट में कर लेना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यही आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस की अगर बात करें, इसमें तो नेट डायरेक्ट टैक्स हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस रखना है नेट डायरेक्ट टैक्स बताया था ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सिंपल कह सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या, सॉरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो हमारा होता है ना, वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो हम लोग आपको बस ये एक चीज याद रखना है कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो होता है एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो लिखिएगा नेशनल इनकम is equal to, national income is equal to net national product at factor cost, at factor cost, full stop। सो नेशनल इनकम किसके ऊपर होता है, नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इतना तो याद रहेगा। अब आपके माइंड में आ सकता है फिर से कि सर ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इन डायरेक्ट सॉरी टैक्स। क्लियर हो जाएगा। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए एनओटी नोट, रिपीट करवा रहा हूं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इजकल टू एनएनपी at factor cost is equal to NNP at market price, NNP at market price minus bracket indirect tax minus subsidies। मार्केट प्राइस आएगा तो आपको याद रखना है जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा माइनस सब्सिडी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू व्हाट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट डायरेक्ट टैक्स। तो वहां पे फैक्टर कॉस्ट में जब नेट डायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस हो जाएगा नेट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब थोड़ा सा आपको ये रटना होगा, जैसे कि हमने बात किया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी को जब मार्क, या जीडीपी हो या एनएनपी हो या एनडीपी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें जब हम मार्केट प्राइस में करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या माइनस कर, सॉरी क्या प्लस करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू व्हाट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो आप माइंड में सेट करना, चाहे फॉर्मूला आपका जीडीपी का पूछे, जीएनपी का पूछे, मार्केट प्राइस का, ठीक है, या एनडीपी का, एनएनपी किसी का भी पूछे, तो याद रखना है वो चीजें एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी का पूछ रहे हैं तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो जाएगा मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा
प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा और माइनस सब्सिडीज हो जाएगा। जब हम बात करेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस आ जाएगा, मार्केट प्राइस में पहले फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट?